हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मुंबई की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए बेतहाशा गाड़ियां दौड़ रही थी। चौराहे पर 1 मिनट के लिए भी गाड़ियां रुक जाती तो जाम सा लग जाता, और फिर सिग्नल मिलते ही वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे दौड़ पड़ती जैसे रेस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की तैयारी हो। ऐसी ही होड़ में एक 24 साल की लड़की सड़क पर दौड़ती हुई जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। तभी वो लड़की एक कार से टकराई, जिसे देखकर कार मालिक ने कार रोक दी और उस लड़की के पास जाकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे। और फिर उससे बोले, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं। पहले तो आप लोग बिना देखे गाड़ी चलाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं और उसके बाद सहानुभूति जताने का नाटक करते हैं। अब लगी भी होगी तो क्या करेंगे, यही करेंगे कि मेरे मुंह पर चंद सिक्के मारकर चले जाएंगे आप। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, कहकर वो लड़की अपना गिरा हुआ सामान उठाकर आगे बढ़ने लगी। तभी उस कार मालिक ने उसे आवाज़ दी, बेटा मेरी बात तो सुनो। जी कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप। उस लड़की ने गर्दन घुमाकर बड़ी ही रूखी आवाज़ में उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख लो, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा लाइए दीजिए, कहकर वो लड़की कार्ड लेकर आगे बढ़ गई। उसके बाद वो कार मालिक ड्राइवर को भी चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। घर जाकर उसने अपना पर्स और सामान रखा और फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई। सामान रखने की आवाज़ सुनकर ही लता जी जान गई कि नीलम आ चुकी है। इसलिए वो जल्दी से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि नीलम को गए अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, फिर आज अचानक इतनी जल्दी कैसे घर आ गई वो। ज़रूर कोई बात है, कहकर वो नीलम की प्रतीक्षा करने लगी। तभी नीलम ने आवाज़ लगाई, माँ मैं कपड़े लेना भूल गई हूँ, ज़रा दे दो प्लीज़। अभी लाती हूँ, कहकर लता जी ने कपड़े लाकर नीलम को थमा दिए। लगभग 5 मिनट बाद नीलम बाथरूम से बाहर निकल आई और लता जी से बोली, माँ अब जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत तेज़ भूख लगी है, कहकर नीलम अपने बालों में कंघी करने लगी। थोड़ी देर बाद लता जी खाना लेकर आ गई और नीलम से बोली, नीलम आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई, इंटरव्यू के लिए नहीं गई क्या। हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं जा ही रही थी कि एक अंकल ने गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने कर दी। वो तो मैं बाल बाल बच गई, वरना आज ना जाने क्या होता, कहकर नीलम चुप हो गई। नीलम चुप ही हुई थी कि लता जी परेशान हो गई और नीलम के शरीर को गौर से निहारती हुई बोली कि कहीं लगी तो नहीं, देखूं ज़रा। नहीं माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं, कहकर नीलम ने अपने कपड़े उठा लिए, जिसे देखकर सुनंदा जी की जान में जान आई। फिर वो बोली कि वो कौन था, तुमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसे सुनकर नीलम ने कहा कि नहीं माँ, वो देखने से कोई सज्जन पुरुष लग रहे थे, फिर इसमें दोष उनका भी तो नहीं था, ड्राइवर की गलती थी। और यदि मैं कंप्लेन करती भी तो बेचारा ड्राइवर दोनों तरफ से मारा जाता। एक तो वो नौकरी से हाथ धोता, दूसरा उसके ऊपर जो कार्यवाही होती वो अलग। कहकर नीलम चुप हो गई तो लता जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम तो जानती हो कि तुम ही मेरा इकलौता सहारा हो। कहकर लता जी रोने लगी, जिसे देखकर नीलम उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ अब इतना भी मत सोचा करो, मुझे कुछ नहीं होगा, कहकर वो अपना सामान उठाकर रखने लगी। जैसे ही नीलम की नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी, वो खुशी के मारे उछलती हुई बोली, ओ माय गॉड, मिस्टर कैलाश मित्तल, मित्तल एम्पायर के मालिक, अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। फिर नीलम ने अपनी माँ को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, माँ माँ जल्दी से आइए, इधर आपको कुछ दिखाना है। नीलम की आवाज़ सुनकर लता जी अपने कमरे से बाहर निकल आई और नीलम से बोली, क्या बात है बेटा, जो इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो, कोई अलादीन का चिराग मिल गया है क्या। चिराग ही समझिए माँ, आप सुनेंगी तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था, वो गाड़ी किसकी थी। किसकी थी, लता जी ने सवाल किया। माँ, मित्तल इंडस्ट्रीज़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी के मालिक कैलाश मित्तल जी की गाड़ी थी। और पता है आपको, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया है कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तब तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तुम्हें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, कहकर लता जी चुप हो गई और नीलम ना जाने भविष्य के किन ख्यालों में खो गई।
उधर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म देकर मिस्टर कैलाश मित्तल रास्ते पर उस लड़की के बारे में ही सोचते रहे। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया। घर पहुंचने के बाद वो आइडिया बताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सारिका को आवाज़ दी। लेकिन जैसे ही सारिका जी ने कहा, जी कैलाश बोलिए, अभी आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, तो कैलाश जी ने बात बदलते हुए कहा कि मैडम ये हेयर स्टाइल आप पर बहुत शूट कर रहा है, कब कराया? तो सारिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश आप भी ना मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं। ये स्टाइल तो काफ़ी पुराना है, लगता है कि आजकल आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसी बात नहीं है सारिका, तुम तो जानती ही हो कि आजकल विनय का ध्यान न जाने कहाँ रहता है। ऑफिस के लोगों के साथ भी उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बहुत सख्त होता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर उसका यही रवैया रहा तो एक दिन वो मित्तल एम्पायर को ले डूबेगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हम उसकी शादी कर देते हैं। कैलाश जी की बात सुनकर सारिका जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या कोई ऐसी लड़की है आपकी नज़र में जिससे विनय शादी कर ले और खुश रहे? सारिका जी की बातों का जवाब देते हुए कैलाश जी ने कहा, है तो बहुत लड़कियां, लेकिन क्या पता उसे पसंद आए या ना आए। एक काम करते हैं, आज शाम के डिनर पर उससे इस बारे में बात करते हैं। क्या पता वो किसी लड़की को पसंद करता हो। इतना बोलकर कैलाश जी चुप हो गए। सारिका जी ने भी हाँ में अपनी स्वीकृति दे दी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब विनय घर पर नहीं आया तो कैलाश जी को नींद आ गई और वह अपने कमरे में जाकर सो गए। सारिका जी ने आज सारा खाना विनय की पसंद का ही बनवाया था और कढ़ाई पनीर तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारिका जी अब भी विनय का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी। बाकी कैलाश जी तो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट थे और अक्सर उनका रक्तचाप भी बढ़ा ही रहता था। इसलिए उन्होंने अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर रखा था। कुछ खास मौक़ों पर ही उन्हें देर होती थी। रात के 11 बज चुके थे। सारिका जी वहीं बैठे बैठे ऊँघ रही थी। तभी राधा ने आकर उन्हें जगाया कि मैडम खाना खा लीजिए, बहुत देर हो चुकी है। आपने आज इंसुलिन भी नहीं लगाया, अभी भैया आएंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर राधा फ्रिज की तरफ बढ़ गई और सारिका जी को इंसुलिन देकर रोटियां सेकने लगी। तभी विनय ने भी घर में प्रवेश किया और माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर बोला, माँ आप आज यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए चलकर सो जाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। विनय ने इतना कहा ही था कि राधा खाना लेकर आ गई और बोली, लीजिए मैडम आप खाना शुरू कीजिए, तब तक मैं भैया की थाली लगाती हूँ। राधा की बात सुनकर विनय ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं राधा दी, मैं खाना खा कर आई हूँ, किंतु मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपने माँ को अभी तक कैसे भूखा रखा, जबकि ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि माँ डायबिटिक है। इससे पहले कि राधा कुछ कहती, सारिका जी ने कहा, उसे क्यों डांट रहा है बेटा? उसे तो मैंने मना किया था क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ खाना खाए। सारिका जी ने अभी इतना कहा ही था कि राधा बीच में ही बोल पड़ी कि मैडम ने तो आज आपके लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर भी अपने हाथों से बनाया था, लेकिन आप तो आज खाना खा कर आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही राधा ने इतना कहा, विनय सारिका जी के पास जाकर बोला, माँ 2 कोर अपने हाथों से खिला दो, बहुत दिन हो गए आपके हाथों से खाना खाए। तो सारिका जी ने जैसे ही एक कोर विनय के मुंह में डाला, विनय के मुंह से निकला, वाओ माँ, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। सच? विनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सारिका जी के मुंह से अचानक ही निकला। अपनी माँ के हाथ से 2 निवाले खाने के बाद विनय अपनी माँ से सोने के लिए बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह के 7 बज चुके थे। सब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। कैलाश जी भी अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट चुके थे, किंतु सारिका जी अभी तक सो रही थी और विनय को तो वैसे भी देर तक सोने की आदत थी। लेकिन देर तक सोने के बावजूद भी वो आज तक कभी देर से ऑफिस नहीं पहुंचा और ना ही किसी कर्मचारी का लेट होना उसे पसंद था। यही वजह थी कि ऑफिस के सारे कर्मचारी उससे बहुत डरते थे। सुबह के 9 बज रहे थे। विनय भी फ्रेश होकर नीचे आ चुका था, किंतु सारिका जी अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो कैलाश जी उन्हें उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुबह के 9 बजने वाले हैं और सारिका के इंसुलिन का टाइम हो गया है तो उनसे रहा नहीं गया। इसलिए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, किंतु विनय ने कहा, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, माँ को जगा दूंगा। उन्हें जाने से रोक दिया। ऊपर जाकर विनय ने देखा कि माँ उठ चुकी थी और गुमसुम बैठी हुई थी। उनके आसपास कुछ तस्वीरें फैली हुई थी जिन्हें वो बहुत ही बारीकी से निहार रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने विनय को देखा, तस्वीरें इकट्ठा करके विनय के हाथों में देते हुए बोली,
विनय बेटा ज़रा देखकर बताओ कि कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है। सुबह सुबह आप क्या लेकर बैठ गई हो माँ? आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है और मेरे ऑफिस जाने का। विनय ने सारिका जी की बात को टालते हुए कहा, तुमसे जब भी कोई बात करो बेकार में ऑफिस का बहाना लेकर बैठ जाते हो। कभी सोचा है कि ज़िंदगी में ऑफिस के अलावा भी बहुत कुछ होता है? कब तक यूं अकेले नीरस ज़िंदगी जियोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी कोई परिवार होना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीवी बच्चे हों? सारिका जी विनय से बात कर रही थी, लेकिन विनय तो बगैर उनकी बात सुने ही ऑफिस के लिए निकल चुका था और जाते जाते राधा को सारिका जी का ध्यान रखने के लिए बोल गया था। विनय के ऑफिस जाने के बाद राधा जब सारिका जी के लिए नाश्ता और दवाइयाँ लेकर आई तो देखा कि सारिका जी विनय से अब भी बातें कर रही है। तो उसे ताज्जुब हुआ। फिर वो सारिका जी से बोली, मैडम आप किससे बातें कर रही हैं? विनय भैया तो ऑफिस जा चुके हैं। क्या कहा? विनय ऑफिस जा चुका है? आज फिर वो मुझे चकमा दे गया। अच्छा ऑफिस से आने दे उसे, कहकर वॉशरूम में चली गई और लगभग 5 मिनट बाद फ्रेश होकर निकल आई। नीलम के साथ एक्सीडेंट की उस घटना को हुए आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे और वो कई जगह काम की तलाश कर करके पूरी तरह से थक चुकी थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कैलाश मित्तल के ऑफिस चलकर देखा जाए कि वहाँ योग्यता के बल पर काम दिया जाता है या किसी सिफारिश पर। अगले दिन नीलम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाइट ब्लू कलर की कुर्ती और चूड़ीदार सलवार पहना और फिर दोनों से मैच करता हुआ साइड से दुपट्टा डाला तथा बालों को थोड़ा पिनअप करके खुला छोड़ दिया और कानों में लंबे ईयररिंग्स डालकर अपने आप को आईने में एक बार निहारा और माँ से पूछा, माँ मैं आज कैसी लग रही हूँ? तो माँ ने नीलम को एक बार ऊपर से नीचे तक निहारा और बोली, नहीं बोलूँगी नीलो, तुझे मेरी ही नज़र लग जाएगी। वैसे भी मेरी नज़र बहुत ख़राब है, तभी तो तेरे पापा हम लोगों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्हें मेरी ही नज़र लग गई, कहकर लता जी रोने लगी। लता जी को इस तरह से रोते हुए देखकर नीलम बोली, पता है माँ, जब आप इतनी पढ़ी लिखी होकर बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हैं ना, तो मुझे कभी कभी आपकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। कौन कहता है कि आपकी नज़र ख़राब है? जो कहता है उसे कहने दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अरे लोगों का क्या है, जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता मैया को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं। फिर किस किस का मुंह रोकेंगे हम? इसलिए कोई जो कहता है उसे कहने दीजिए। बस आप खुश रहिए, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई भी खुशी नहीं है। इतना कहकर नीलम जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ, मैं इंटरव्यू के लिए मित्तल इंडस्ट्रीज़ जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कहकर अपनी माँ के पैरों में झुक गई। तो लता जी ने उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। ईश्वर करे तुझे कामयाबी हासिल हो और दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसकी तू हकदार है। अच्छा संभल कर जाना और आते वक्त देर हो जाए तो टैक्सी कर लेना, और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, कहकर लता जी नीलम को बाहर तक छोड़ने आई और नीलम के जाने के बाद अंदर आकर एक गहरी सांस लेकर लेट गई। शायद आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, या दिमाग में कुछ और चल रहा था। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद नीलम मित्तल इंडस्ट्रीज़ पहुंची। कंपनी को देखने के बाद एक पल के लिए नीलम हैरान हो गई कि पता नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री में उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, परंतु उसने अपने मन को समझाया और अंदर जाने लगी। तभी गेटमैन ने उसे रोका। एक पल के लिए तो वो डर ही गई, किंतु जब उसने कहा कि आप यहाँ अपना नाम पता किससे मिलना है और आने का रीज़न लिखिए और फिर अंदर जाइए, तो उसकी तो जैसे जान में जान आ गई। फिर वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके अंदर तो चली गई, किंतु वहाँ के स्टाफ और ऑफिस की साज सज्जा को देखकर दंग रह गई। नीलम जब मित्तल इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के अंदर गई तो उसने देखा कि ऑफिस के सारे कर्मचारी पूरी तरह से मेंटेन हैं। वो रैंप पर वॉक करते किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। नीलम तो उन सभी को देखकर पहले ही घबरा रही थी। फिर किसी तरह से हिचकिचाते हुए उसने एक कर्मचारी से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि कैलाश मित्तल जी कहाँ मिलेंगे? जी ऑफ कोर्स, लेकिन ये बताइए क्या आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है उनसे मिलने का? जब कर्मचारी ने पूछा तो नीलम ने कहा कि जी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट उनका विजिटिंग कार्ड है मेरे पास जो उन्होंने मुझे खुद दिया था, ये देखिए, कहकर उसने कर्मचारी को वो विजिटिंग कार्ड दिखा दिया। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं। यहाँ से जाने के बाद पहले लेफ़्ट मुड़िए, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, उसके बाद राइट में सर का कैबिन है। जी थैंक्स, कहकर नीलम उस कर्मचारी के बताए अनुसार आगे बढ़ गई, लेकिन आगे बढ़ने के बाद कन्फ्यूज़ हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किधर जाए।
तभी सामने से आ रहे एक युवक से नीलम ने पूछा कि कैलाश सर का केबिन किधर है। तो उसने कहा, बस थोड़ा आगे चल के राइट ले लीजिएगा, वहीं पर है। नीलम चलते चलते थक गई थी। फिर उसने केबिन के पास पहुंचकर राहत की सांस ली और अंदर जाकर कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी उसे एक पल के लिए नींद आ गई और इसी बीच विनय अपने केबिन से निकलकर बाहर आया तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे ऊँघ रही है। तो उसने उसके पास जाकर कहा, देखिए मिस, आप जो भी हैं आप अपने घर जाकर सोएं। ये हमारा ऑफिस है, कोई आराम फरमाने की जगह नहीं कि जिसका जब मन करे वो यहाँ आकर आराम करे। नीलम अपने सामने उस युवक को इस तरह से बोलते हुए देखकर अपने आपे से बाहर आ गई और बोली, देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने आपको इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। और रही बात आराम फरमाने की, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ आराम फरमाने का। वो तो मैं तब से कैलाश सर का ऑफिस ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसलिए जब यहाँ आकर बैठी तो ना जाने कैसे आँख लग गई। बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? नीलम की बात सुनकर विनय गुस्से में आकर बोला, अगर मैं आपकी जगह होता तो आराम करने की जगह पहले उनसे मिलता, फिर आराम करता, कहकर विनय वहाँ से निकल गया। विनय के जाने के बाद नीलम बड़बड़ाने लगी कि सारा मूड ख़राब करके रख दिया इसने। फिर वो कैलाश सर से मिलने के लिए उनके केबिन की तरफ बढ़ गई। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मैडम, ऐसे बिना पूछे कहाँ घुसी जा रही हैं आप? कौन है, कहाँ से आई हैं, कोई नाम पता भी है? जिसे तमाम सवालों की उसने एक साथ बौछारें लगा दी। जी, मेरा नाम नीलम खन्ना है और मैं मित्तल इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। तो ये कहिए ना मैडम कि आप मित्तल इंडस्ट्रीज़ के मालिक से मिलना चाहती हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा मैडम, वो तो अभी अभी निकल रहे हैं, आप कल आकर मिल लीजिए। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मैं आज ही उनसे मिल सकूँ। एक उपाय है मैडम, लेकिन उसके लिए आपको 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। किंतु आपसे वो मिलेंगे या नहीं ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए आप चाहें तो शाम के 6 बजे तक यहाँ बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। जी, मैं कर लूँगी, कहकर नीलम वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगी। वेटिंग रूम में बैठी नीलम इंतज़ार कर रही थी और बार बार कभी वहाँ दीवार पर लगी घड़ी की तरफ नज़र डालती और कभी अपनी कलाई घड़ी पर। अब तो शाम के 5 बज चुके थे। नीलम वहाँ बैठे कर्मचारी से पूछ पूछ कर थक चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। फिर जैसे ही घड़ी की सुई ने 6 बजने का इशारा किया, उसके सब्र का बांध जैसे पूरी तरह से टूटकर धराशायी हो गया और वो सीधे कैलाश मित्तल के केबिन में घुस गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। केबिन में उसने जाकर देखा तो वही युवक कुर्सी पर विराजमान था, जो उसे कुर्सी पर सोने के लिए खरी खोटी सुना करके गया था। उस युवक को देखकर नीलम सोच में पड़ गई कि क्या ये वही कैलाश मित्तल जी हैं जिनसे वो मिली थी, लेकिन वो ये तो नहीं है, कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी कि उस युवक ने कहा, कौन हो तुम और बिना मेरी इजाज़त के अंदर कैसे आ गई? जी मैं कहते हुए नीलम की ज़बान लड़खड़ा रही थी। तो उस युवक ने कहा, ये जी में क्या लगा रखा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। जब विनय ने इतना कहा तो नीलम ने विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, ये कार्ड मुझे सर ने दिया था और फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके ऑफिस जाकर ही मिल लूँ, शायद कोई काम मिल जाए। उस लड़की की बात सुनकर विनय जोर का ठहाका लगाकर हंसा और नीलम से बोला, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? क्या आपको लगता है कि मित्तल इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही किसी को नौकरी दे देती है? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक काम कीजिए, आप अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए, जब ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, कहकर नीलम ने अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया और उठकर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विनय ने कहा, रुकिए, रात बहुत हो गई है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से आप कैब ले लीजिएगा। इस समय शहर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब हो। जी कहकर नीलम थोड़ी देर तक वहीं खड़े रही तो विनय ने उसे बैठने का इशारा किया, जिसके बाद वो डरते डरते बैठ गई। थोड़ी देर बाद विनय उठकर जाने लगा, लेकिन उसने नीलम को चलने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर तक तो नीलम ने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उठकर जाने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। कर्मचारी ने दौड़कर फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि वो जो लड़की मेरे केबिन में बैठी है उससे बात कराइए। जी अभी कराता हूँ, कहकर कर्मचारी ने फ़ोन नीलम को पकड़ा दिया तो उधर से आवाज़ आई,
हेलो मिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपको बिना बताए छोड़कर चला आया। इसके लिए आप जो चाहें हमें सज़ा दे सकती हैं, लेकिन अब मैं इतनी दूर निकल आया हूँ कि वापस नहीं आ सकता। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, वहाँ से अभी जल्दी निकलिए और घर जाइए। मैंने कैब बुक कर दी है। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इतना पैसा, नीलम कह ही रही थी कि तब तक फ़ोन उधर से कट गया। थोड़ी देर में ही एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी, मैम कैब आ गई है, चलिए। जी कहकर नीलम कैब में तो बैठ गई, लेकिन रास्ते भर पैसे के बारे में ही सोचती रही। इस बीच कैब ड्राइवर के पास 2-3 बार फ़ोन भी आ चुका था। कोई उससे लोकेशन पूछ रहा था और वो 2-3 बार बता भी चुका था कि अब वो इस जगह पहुंच गया है। लगभग आधे घंटे बाद कैब नीलम के घर पहुंच चुकी थी और वो ड्राइवर से 1-2 बार किराया भी पूछ चुकी थी, किंतु ड्राइवर ना जाने किससे फ़ोन पर बात कर रहा था। ये देखकर नीलम को बहुत तेज़ गुस्सा आया। फिर वो ड्राइवर से बोली, भैया आप किराया बताएंगे या मैं घर जाऊँ। नीलम की बात को कैब ड्राइवर ने पहले तो सुना ही नहीं। फिर नीलम ने जब गाड़ी के शीशे को थपथपाया तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन कान से हटाते हुए पूछा, क्या है मैडम, अभी तक गई नहीं आप? मैं तब से पूछ रही हूँ कि आपके पैसे कितने हुए, तो आप बता ही नहीं रहे। अब बिना आपके पैसे दिए मैं कैसे जा सकती हूँ भला? आप जाइए मैडम, पेमेंट हो गया है। सर ने आपको बताया नहीं? मुझे लगा आपको पता है। अच्छा भैया ठीक है, धन्यवाद कहकर नीलम चली गई। देखा तो माँ टकटकी लगाए बालकनी की तरफ ही देख रही थी और नीलम को देखते ही जल्दी से गेट खोलने के लिए नीचे आ गई। और जैसे ही गेट खोला, नीलम को ऊपर से नीचे तक ये कहते हुए निहारने लगी कि तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ माँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप इतनी क्यों डरी हुई हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुझे गए हुए बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ऊपर से मिसेस शर्मा ने जब कई दुर्घटनाओं के बारे में गिना दिया तो मुझे तेरी बहुत चिंता होने लगी थी। फिर तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद, कहकर लता जी फिर से रोने लगी। माँ, कितनी बार कहा है कि किसी की बातें मत सुना करो, बस अपने काम से काम रखा करो, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं मेरी। मिसेस शर्मा को तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। सिर्फ दूसरों के घर में घुसी रहती हैं, कभी अपने घर और बच्चों को नहीं देखती कि वो क्या घुल खिला रहे हैं। और शर्मा अंकल तो इस उम्र में भी अपने बेटे की उम्र की लड़कियों को घूरते रहते हैं। कहकर नीलम चुप हो गई। खैर छोड़ो माँ, वो तो अब बदलने से रही, किंतु आप तो पढ़ी लिखी समझदार हो, मेरी प्रेरणा स्रोत हो। ऐसे लोगों की बातों में कैसे आ जाती हो? नीलम की बात सुनकर लता जी बोली, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि भावनाओं पर किसी का कोई वश नहीं चलता। यहाँ सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब दिल में जज्बात और भावनाएं हावी हो जाती हैं। किंतु अभी तू इन भावनाओं को समझने के लिए बहुत छोटी है। फिर ईश्वर ना करे कि ज़िंदगी में कभी तुझे ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। मैं अब छोटी नहीं हूँ माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, कहकर नीलम लता जी के गले से लग गई। लता जी ने भी अपनी लाडो रानी को ढेर सारा प्यार किया और फिर बोली, जा जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। इतना बोलकर लता जी रसोई की तरफ चली गई और नीलम बाथरूम में। थोड़ी ही देर में लता जी 2 प्लेट में खाना लेकर आ गई और नीलम से बोली, अब जल्दी से आजा नीलो बेटा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ अभी आई, कहकर नीलम टॉवेल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर निकल आई और आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। खाते खाते लता जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्यों बेटा, कैसा गुजरा आज का दिन? जी माँ बहुत अच्छा। इससे पहले कि लता जी कोई और सवाल पूछती, नीलम धीरे से उठी और बोली, अच्छा माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। माँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह ज़रा जल्दी उठा देना, कहकर नीलम कमरे में चली गई। खाना खाकर आने के बाद नीलम थोड़ी देर तक विनय के बिहेवियर के बारे में ही सोचती रही। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह विनय आखिर किस तरह का इंसान है। ऑफिस में अड़ियल और ज़िद्दी स्वभाव का और बाहर कुछ और। फिर वो सोचने लगी कि मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने मुझे इतनी देर तक बैठाए क्यों रखा। ऊपर से कैब का किराया भी दिया, वो चाहते तो मुझे पहले भी भेज सकते थे। यही सब सोचते सोचते नीलम को ना जाने कब नींद आ गई। फिर वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। नीलम के जाने के बाद लता जी किचन में चली आई और उसके बाद सिंक में पड़े कुछ बर्तनों को धोया। फिर काउंटर पर रखा थोड़ा बहुत सामान समेटा और बाथरूम में चली गई। और जब वापस आई तो देखा नीलम गहरी नींद में सो चुकी थी। इधर घर आने के बाद विनय उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था और मन ही मन उसकी बेवकूफ़ियों पर यह कहते हुए हंस भी रहा था, कितनी बेवकूफ़ थी वो लड़की, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। मैंने बैठाए रखा और वो बैठी रही। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो ना जाने कब का उठकर चली जाती। कहकर वो फिर से हंस रहा था कि उसकी माँ सारिका जी आ गई और बोली, वाह क्या बात है बेटा, लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ लगा है।
जो तुम इतना हंस रहे हो? नहीं माँ, बस ऐसे ही। तो ज़रूर बिजनेस में कोई मुनाफा हुआ है, वरना तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कहाँ हंसी आती है। नहीं माँ, वो बात भी नहीं है, आप फिर गलत हैं। अच्छा चलिए, एक चांस और देता हूँ आपको, फिर से गेस कीजिए, कहकर विनय फिर से हंसने लगा। तभी कैलाश जी भी आ गए और अपने बेटे को इस तरह से हंसता हुआ देखकर बोले, अरे भाई, क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे में? किस बात पर इतना हंसा जा रहा है? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही मैं किसी बात पर हंस रहा था। तो मम्मी आकर गेस करने लगी कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ, तो मैंने भी कहा कि गेस कीजिए। देखें आप सही गेस कर पाती हैं या नहीं। अब आप ही बताइए, कोई किस बात पर हंस रहा है? ये भला कोई कैसे बता सकता है, और जब तक हंसने का कोई वाजिब कारण ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने बरखुरदार, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलिए आप बता ही दीजिए कि आप किस बात पर हंस रहे थे। हमारी श्रीमती जी और आपकी माता जी को संतुष्टि मिल जाएगी, वरना आप तो जानते ही हैं अपनी माता जी को, खामखा उनका शुगर बढ़ जाएगा, और इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। जानते हैं पापा, आज मेरे केबिन में एक लड़की आई थी जिसने मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दिया और बोली कि आपने उसे फ़ोन करने के लिए कहा था। वाट? अचानक ही सारिका जी के मुंह से निकला, लेकिन कैलाश जी सोच में पड़ गए कि उन्होंने कुछ दिनों से तो किसी को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया और ना ही ऐसा कुछ कहा। फिर वो दिमाग पर जोर डालकर बोले, अच्छा ये बताओ, देखने में वो कैसी थी? सामान्य सी थी, विनय ने कहा। पहनावा कैसा था? वही सलवार कुर्ता, बिल्कुल दुपट्टा आम लड़कियों वाला। तब ये वही लड़की हो सकती है जो उस दिन मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी और बार बार बची थी। बेटा, बड़ी खुददार लड़की थी वो। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो मुझसे पैसे लेने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर तक करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? बेचारी बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी। नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं भी उसे परख रहा था कि ये क्या कर सकती है, पर वो तो बड़ी बेवकूफ़ निकली, कहकर विनय फिर से हंस पड़ा, जिसे देखकर कैलाश जी बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं मानता कि वो लड़की बेवकूफ़ हो सकती है। हाँ, परिस्थितियाँ और हालात कभी कभी इंसान को बेवकूफ़ बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे 6 बज गए, नीलम ने सुबह जल्दी उठाने को कहा था, बोलकर लता जी नीलम को जगाने लगी। उठो बेटा, 6 बज गए हैं, ऑफिस जाना है। पर उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, कहकर नीलम फिर से सो गई। लता जी ने उसे फिर से जगाया कि ऑफिस नहीं बेटा, कॉलेज जाना है, अभी थोड़ा और सो लेने दो माँ। 7 बजे का अलार्म लगा दो, मैं खुद उठ जाऊंगी, कहकर नीलम फिर से सो गई। लता जी घर के कामों में व्यस्त हो गई। देखा तो थोड़ी देर बाद नीलम उठ गई और जल्दी जल्दी तैयार होकर बगैर नाश्ता किए देर हो रही है माँ कहकर कॉलेज के लिए निकल गई। अगले दिन विनय ऑफिस आया तो कैमरे में कैद उस लड़की की गतिविधियों को देख रहा था और बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रहा था। कल तो उसने शायद उसे ठीक से देखा भी नहीं था, किंतु आज जब उसने स्क्रीन पर उसे कई बार देखा तो उसके मुंह से यही निकला कि सूरत तो अच्छी है, बस इसका थोड़ा सा मेकओवर करने की ज़रूरत है। फिर उसके दिमाग में बार बार अपने पापा द्वारा कहे गए शब्द भी गूंज रहे थे कि परिस्थितियाँ और हालात इंसान को कभी कभी बेवकूफ़ बनने के लिए मजबूर करते हैं। तो हो सकता है कि कल को ये लड़की भी परिस्थितियाँ अच्छी होने से कुछ अच्छा कर जाए। अब इसकी परिस्थिति मैं बदलूंगा, कहकर विनय ने उसका रिज्यूमे निकलवाया और अपने सेक्रेटरी को उसके दिए गए नंबर पर कॉल करके अगले दिन मिलने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने जब फ़ोन किया, लता जी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, क्या मैं नीलम जी से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? लता जी ने पूछा। जी, मैं मित्तल इंडस्ट्रीज़ से विनय जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। देखिए, अभी वो घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है। आपको जो भी बताना है मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। जब लता जी ने कहा तब सेक्रेटरी ने कहा कि उनको बता दीजिएगा कि कल ऑफिस आना है इंटरव्यू के लिए, विनय सर ने बुलाया है। ठीक है, कहकर लता जी ने फ़ोन रख दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब नीलम आई तो वो बोली, आज तुम्हारे लिए दो खुशखबरी हैं, सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। एक तो तुम्हारी फेवरेट डिश है, दूसरी तुम खुद गैस करो, कहकर लता जी ने गेंद नीलम की तरफ उछाल दी। घर में जो खुशबू फैली है वो बता रही है कि आज मेरे फेवरेट छोले भटूरे बने हैं, और दूसरी का मुझे कुछ पता नहीं। आप खुद ही बता दो ना माँ, कहकर नीलम एक प्लेट में छोले भटूरे लेकर खाती हुई बोली। अच्छा, तो आज छोले भटूरे देखकर बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ कि चलो माँ को भी पूछ लिया जाए। जब लता जी ने कहा तो नीलम ने कहा कि वो आप तो जानती हैं माँ कि मैं इसे किसी से शेयर नहीं कर सकती। अच्छा चलो, अब दूसरी खुशखबरी बताओ क्या है? तब लता जी ने फिर कहा तो नीलम बोली, अब पहेलियाँ मत बुझाओ माँ, बता भी दो। ठीक है बताती हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद कर।
अच्छा ठीक है माँ, कहकर नीलम ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो लता जी ने कहा कि दूसरी खुशखबरी ये है कि कल तुझे मित्तल इंडस्ट्रीज़ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच माँ, कहकर नीलम अपनी माँ के गले लग गई। अच्छा अब बस भी कर, जा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर कल के लिए तैयारी कर लेना। ठीक है माँ, कहकर नीलम कमरे में चली गई। लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। नीलम आज रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठ गई थी, मेट्रो जो पकड़नी थी उसे। परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी उसे याद आया कि पिछले साल होली पर उसके मामा ने जो ड्रेस दिलवाई थी वो भी तो पहन सकती है वो। फिर क्यों ना पहने, उसको तो अभी एक बार भी नहीं पहना है उसने। फिर वहाँ तो सभी लड़कियों ने उसी टाइप की ड्रेस पहन रखी थी। यही सोचकर नीलम ने वो ड्रेस निकाली और अपने ऊपर लगाकर अपने आप को जब आईने में निहारा तो आईने ने जैसे उससे कहा कि सोचती क्या है, पहन ले। तो नीलम ने अब दोबारा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। तैयार होकर जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो ड्रेस उस पर काफ़ी फब रही थी। ब्लैक डेनिम पैंट और लाइट ब्लू टॉप में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी लता जी भी आ गई उसके लिए नाश्ता लेकर और नीलम को देखकर बोली, तुम इस ड्रेस में आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल ऑफिस गर्ल। पता है तुम्हारे पापा कहा करते थे कि एक दिन हमारी बिटिया ऑफिस जाएगी बिल्कुल मैम साहब बन के, देख लेना लता। फिर वो बोली, अच्छा लो, गुड़ और दही खा लो, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ अब जल्दी से निकल जाओ। जी माँ, कहकर नीलम अपने घर से बाहर निकल आई। लता जी उसे तब तक निहारती रही जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ठीक 10 बजे नीलम मित्तल इंडस्ट्रीज पहुंच गई थी। उस दिन की अपेक्षा आज ऑफिस में काफ़ी गहमा गहमी थी। कुछ लोग इधर उधर चहलकदमी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। नीलम को आज कुछ पूछना नहीं पड़ा, वो सीधे आज विनय के केबिन के सामने वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी आया और नीलम से बोला, मैम सर ने आपको अंदर बुलाया है। जी ठीक है, कहकर नीलम विनय के केबिन के पास पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करके बोली, मैं आई कम इन सर, प्लीज़ कम इन। जैसे ही विनय ने कहा, नीलम अंदर चली गई और जाकर खड़ी हो गई। तो विनय ने कहा, प्लीज़ सिट। थैंक यू सर, कहकर नीलम सबका अभिवादन करके बैठ गई। उस समय वहाँ पर कई लोग उपस्थित थे, जिनमें कैलाश जी भी थे, जिन्हें देखकर नीलम पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया तो नीलम बैठ गई और अपने अंदर के डर को दूर करने का प्रयास करने लगी। फिर जैसे ही विनय ने कहा कि मिस नीलम, क्या आप तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए? तो नीलम ने कहा, यस सर। उसके बाद सभी ने बारी बारी से उससे कई सवाल पूछे, जिनमें 4-5 सवालों को छोड़कर नीलम ने सभी के सधे हुए और संतुलित उत्तर दिए, जिससे सभी लोग संतुष्ट नजर आए। उसके बाद कैलाश जी ने नीलम से कहा कि अब तुम घर जा सकती हो। तो नीलम सभी का धन्यवाद करते हुए बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने सबसे पहले पानी पिया। देखते ही देखते नीलम पूरी एक बोतल पानी पी गई और फिर वहीं बैठ गई। तभी एक कर्मचारी आकर बोला, मैम चलिए आपको कैब तक छोड़ दूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, कहकर नीलम अपना बैग उठाकर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी कैलाश जी भी बाहर आए और बोले, जाओ बेटा, हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तुम एक बहुत खुददार लड़की हो, परंतु हमारी इंडस्ट्री सभी लड़कियों को ये सुविधा मुहैया कराती है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं टालूंगी मैं, कहकर नीलम ने कैलाश जी के चरण स्पर्श किए। तो कैलाश जी ने कहा, फिर वो बोले कि मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द तुम मेरी ये इंडस्ट्रीज ज्वाइन करोगी और इसे एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाओगी। थैंक यू सर, कहकर नीलम कैब में आकर बैठ गई। देखा तो वही कैब ड्राइवर था जो उसे परसों रात में छोड़ने आया था। तो नीलम ने उससे लगे हाथ पूछ ही लिया कि भैया आप ही ने तो मुझे परसों छोड़ा था। तो कैब ड्राइवर ने कहा कि याद नहीं है मैडम, दिन रात इतने लोगों को छोड़ता हूँ, अब किस किस का चेहरा याद रखूँ। ओके बाबा, आइंदा नहीं पूछूंगी, गलती हो गई है, तुमसे पूछ लिया, कहते हुए नीलम अंदर चली गई। विनय घर आने के बाद नीलम के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ना चाहने के बावजूद भी मैं नीलम के लिए इतना फ़िक्रमंद क्यों रहने लगा हूँ। क्या नीलम मुझे अच्छी लगने लगी है? हाँ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा। कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में आ सकती है जो पूरी मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी इस तरह से। लेकिन अगले ही पल वो चीखने लगा कि नहीं, कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, मुझे इश्क नहीं हो सकता। मैं इस भयानक बीमारी को फिर से अपने गले से नहीं लगा सकता, चाहे जो भी हो जाए। फिर उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया, जो ना जाने कब से अपनी बहू के आने का सपना संजोए बैठी हुई है। हालांकि उसके पिताजी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब वे अपने पड़ोसियों को अपने नाती पोतों के साथ बैठकर खेलते हुए देखते थे तो देखकर उनकी भी इच्छा बलवती हो उठती थी। किंतु विनय की जिद के आगे
कैलाश जी और सारिका जी ने हार मान ली थी क्योंकि विनय ने ज़िंदगी में कभी भी शादी ना करने की कसम खा रखी थी। किंतु विनय आज ये सोचने पर भी मजबूर था कि अगर उसे एक लड़की ने धोखा दे दिया तो ज़रूरी तो नहीं कि संसार की हर लड़की वैसी ही हो। यही सब सोचते सोचते विनय सलोनी के बारे में भी सोचने लगा कि कैसे सलोनी मेरी ज़िंदगी में हवा के एक झोंके की तरह आई थी, जिसे देखते ही मुझे लगा कि हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, मेरी हमसफ़र जिसकी मुझे तलाश थी। सलोनी से मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी के दौरान करवाई थी, जहाँ सलोनी को देखते ही मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। धीरे धीरे मैं उसकी मदभरी आंखों में डूबता गया, उसके गेसुओं में उलझता गया। परंतु एक दिन जो मैंने देखा तो मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सलोनी मेरे उसी दोस्त के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही थी और नशे में कह रही थी कि जानते हो अजीत, तुम्हारा वो दोस्त विनय भले ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। तुम्हारे जैसी बात उसमें कहाँ। कहकर सलोनी ने अपने होठों को अजीत के होठों पर रख दिया और बोली, डार्लिंग चलो अंदर चलते हैं, तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। ओके जानू, कहता हुआ एक हाथ अजीत सलोनी की कमर में डालकर और एक हाथ सलोनी के कंधे पर रखकर अंदर चला गया। मैं उन दोनों को ये अश्लील हरकत करते हुए देखकर खून का घूंट पीकर रह गया। मेरे जी में आया कि अभी इसी वक्त इन दोनों का खून कर दूं। फिर ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति ने मेरे बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी हैं और इतने दिन से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। खैर, उस घटना ने मुझे दुखी तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। सलोनी आई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु मैंने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन सुनता भी कैसे। उसने भरोसा जो तोड़ा था मेरा, वो भरोसा जो अपने से ज़्यादा किया था मैंने उस पर, और बदले में सिर्फ प्यार चाहिए था मुझे, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे का ही खून कर दिया। फिर निकाल फेंका मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से, उसी तरह से जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया था। फिर उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो मेरी भावनाओं से खेल सके। पर आज न जाने क्यों भावनाएं फिर से प्रबल हो उठी हैं। घर आकर नीलम विनय के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर किस तरह का इंसान है विनय। कैलाश जी और उसमें कितना फ़र्क है। दोनों नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से कितने अलग हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। नीलम ये सोच ही रही थी कि तभी लता जी ट्रे में 2 कप चाय और नमकीन लेकर आ गई और नीलम से बोली, लो बेटा चाय पिए और ये बताओ कैसा गुजरा आज का दिन। बहुत अच्छा रहा माँ। पर कहकर नीलम रुक गई तो लता जी बोली, पर क्या बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी कोई बात भी बेझिझक कह सकती हो। शायद तुम्हारी समस्या का मैं कोई उचित समाधान निकाल सकूं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर प्यार से झूलते हुए नीलम बोली, माँ हूँ तेरी, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, चल अब बता भी दे। कहकर लता जी चुप हो गई तो नीलम बोली, माँ ये विनय जो है उसका व्यवहार मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये इंसान मुझे पूरा पागल लगने लगता है। अगर मुझे वहाँ जॉब मिल भी जाती है तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी भी या नहीं। देखो बेटा, हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। फिर तो अभी उस इंसान को जानती ही कितना है, 2 ही तो दिन हुए हैं तुम्हें वहाँ गए हुए। पर माँ, कैलाश जी को देखते ही मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर मैं यहाँ कैसे गलत हो सकती हूँ। देखो बेटा, ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे से अलग बनाया है। यहाँ तक कि एक माँ की 2 संतानें भी एक दूसरे से अलग होती हैं। फिर ये तो 2 माँओं की संतानें हैं जिनके पालन पोषण का ढंग अलग अलग रहा होगा। फिर इनमें भला समानता कैसे हो सकती है। हाँ, कुछ आदतें या गुण ज़रूर मिल सकते हैं। कहकर लता जी चुप हो गई तो नीलम बोली, सच माँ, आप तो बहुत अच्छी फिलोसफर हैं। कहाँ से सीखा आपने इतना सब कुछ। हर बात को आप इतने अच्छे से समझाती हैं कि ना समझने की तो कतई गुंजाइश ही नहीं होती। नीलम की बात सुनकर लता जी थोड़ी देर के लिए अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई, जब वो कॉलेज के प्रांगण में कैलाश की बाहों में बाहें डालकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजो रही थी। कैलाश एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही साधारण युवक था, जो पढ़ाई में होशियार होने के साथ ही साथ बहुत ही शांत स्वभाव का था। कद यही कोई 5 फुट 11 इंच, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, नाक थोड़ी मोटी पर चौड़ा माथा, सब मिलाकर चेहरे पर हमेशा एक मोहक मुस्कान लिए हर दिल अजीज था। कॉलेज में किसी से उसका कभी कोई विवाद नहीं होता था। यही वजह थी कि लता कैलाश की तरफ आकर्षित हो गई थी और कैलाश भी तो लता के साधारण नए नक्श पर मर मिटा था और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। पर इनके प्यार की भनक धीरे धीरे एक दिन लता के घर वालों को भी लग गई और फिर उस दिन लता के दादाजी ने तुगलकी फरमान सुनाया और उस तुगलकी फरमान ने कैलाश और लता की ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। टू बी कंटिन्यूड।